अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सादिया की लाइब्रेरी में आप सबको खुश आमदीद है। अगर आपको मेरी कहानियां पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और बेल के आइकन को लाजमी से प्रेस कीजिएगा क्योंकि इस चैनल पर मैं ला रही हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग और दिलचस्प कहानियां। जब मैं रातों को अचानक बेचैन हो जाता, उठ उठ के बैरक में टहलने लगता था, दूसरे कैदी खुलकर मेरा हवाल सुनाते और मेरी गर्दन पकड़ के इसरार करता कि लाडले घुन लग जाएगा, जंग लग जाएगा, इतना मत घुटा कर, दिख हो जाएगी मेरी जान। मुझे बता दे तुझे क्या गम है, कसम है अपने रब की, विठल 7 तहखानों से तेली खुशी लाएगा। विठल इसी किस्म के वादे करता रहता। मुझे मालूम था कि वो एक छोटी सी लड़की कोरा की खबर नहीं ला सकता। मेरा दिल अब बिल्कुल नहीं लगता था। कुछ दिन अच्छे गुजरते थे, फिर न जाने क्या हो जाता था। दीवारों से सर फोड़ने को जी चाहता था। मैं खाना ज्यों का तू वापस कर देता था, पानी नहीं पीता था, रातों को जागता रहता था, बहुत सख्त मेहनत करता था, धूप में अपने आप को तपाता रहता था। विठल आके मुझे समझाता, डांटता, डपटता, झिड़कता, गालियां देता, प्यार करता, मेरे गालों पर तमाचे मारता, फिर सीने से भी लगा लेता। हर तरफ एक अंधेरा सा नजर आता था। एक दिन टिड्डा वकील विठल से मिलने आया तो उसने मुझसे पूछा, मुझे किसी चीज की जरूरत तो नहीं। मैंने उसे चंद किताबों की फरमाइश कर दी। अगली मुलाकात में टिड्डा किताबें ले आया, किस्से कहानियों की किताबें। किताबों से मेरा दिल खूब बहला। विठल को ये देखकर बड़ी मुसरत हुई। उसने जेल में उससे मिलने के लिए आने वाले ग्रोह के हर शख्स को नई नई किताबें लाने का हुक्म दिया। मेरे लिए ये मसला खासा सूदमंद साबित हुआ। विठल पढ़ना लिखना बिल्कुल नहीं जानता था। कभी कभी रात को मुझसे फरमाइश करता, लाडले कोई अच्छी सी कहानी हो तो हमें भी सुना। मैं उसे बुलंद आवाज में कहानियां सुनाया करता। बैरक के दूसरे कैदी भी दिलचस्पी से कहानियां सुनते। जेल में कैदियों को एक नया मसला हाथ आ गया था। फिर एक दिन टिड्डे ने मुझसे कहा कि मैं जेल में अपना तालीमी सिलसिला क्यों ना शुरू करूं। क्या कैसा हो सकता है? मैंने इश्तियाक से पूछा। क्यों नहीं, मैं तुम्हें इसकी इजाजत दिलवा दूंगा। टिड्डे ने गर्मजोशी से कहा, हालांकि मैंने मैट्रिक का इम्तहान पास कर लिया था और फर्स्ट ईयर में पढ़ता था, लेकिन जेल में मेरे पास कोई सर्टिफिकेट नहीं था। मैंने टिड्डे से जब ये कहा कि मैं मैट्रिक का इम्तहान देना चाहता हूँ तो वो हंसने लगा। मैट्रिक बहुत ऊंची चीज होती है लाडले, अभी मिडल की सोचो। ठीक है, मगर तुम मैट्रिक ही की इजाजत लो और मुझे किताबें लाके दे दो। मैट्रिक मुश्किल होता है लाडले मियाँ, जो मैं कह रहा हूँ वही करो। टिड्डे ने हामी भरी और जेल के हुकाम से मुझे इम्तहान में बैठने की खसूसी इजाजत दिलवा दी। उसने मुझे मैट्रिक का पूरा कोर्स भी ला कर दिया, जो मेरे लिए बहुत आसान था। फिर भी मैंने शब्बो रोज जब भी वक्त मिलता पढ़ता रहता और विठल मेरी हिम्मत बढ़ाता रहता। संतरी भी मेरी इस बात से खुश थे कि मैं आम कैदियों की सोबत में बैठने की बजाय तालीम की तरफ तवज्जो दे रहा हूँ और मैट्रिक की तैयारी कर रहा हूँ। मैंने 4 महीने की मुसलसल मेहनत के बाद इम्तहान दिया और जब नतीजा आया तो जेल में एक तूफान बर्पा हो गया। मैं फर्स्ट डिवीजन में पास हुआ था। विठल का खुशी के मारे बुरा हाल था। वो बार बार अपनी मूछों को ताव देता था। देखा मेरे लाडले का कमाल, वो कैदियों से मुहातिब होकर कहता, ये विठल का लाडला है, किसी और का नहीं। जेल में हर तरफ से कैदी मुझे देखने आने लगे। जिनके घरों से मिठाइयां आती थी वो उन्होंने विठल की खिदमत में पहुंचा दी, उसे मुबारकबाद देने लगे। विठल चौधरी बना हुआ इफ्तिखार के साथ मुबारकबादें कबूल करता रहा। टिड्डा वकील भी हैरान था कि मैंने पहली सीढ़ी पर मैट्रिक का इम्तहान कैसे दे दिया। लाडले, तूने विठल का नाम रोशन कर दिया। वो मेरी कमर पर हाथ रख के कहता, तूने विठल के जिंदा रहने का सामान कर दिया। उधर नसीम मियां सबसे कहते फिरते थे, खुदा की कसम जेल में पहला जीदार आदमी आया है। बैरक में संतरियों की इजाजत से एक जश्न मनाया गया। कांते और दूसरे कैदियों ने रक्स किया, शूली ने गाना गाया, तबले के तौर पर तालियां बजाई गई, मुझसे आवाजें निकाली गई और उंगलियां चटखाई गई। मैं दुल्हा बना हुआ दरमियान में बैठा था। विठल को अगरबत्तियां बहुत पसंद थी। इस मौके के लिए खास तौर पर अगरबत्तियां मंगवाई गई थी। विठल बार बार अफसोस का इजहार करता, हाय मैं बाहर न हुआ वरना एक हफ्ते का जश्न मनाता। जेल में ये भी बड़ी बात थी। इस रात तो ऐसा मालूम हुआ जैसे हम आजाद होने की खुशियां मना रहे हैं। और ये जेल नहीं, कलकत्ते का कोई मोहल्ला है। दूसरे दिन ही हम वापस जेल आ गए। खेती बाड़ी वही मशक्कतें, चादरें दरिया बनाना, संतरियों की डांट और बैत खाना, वही चारों तरफ ऊंची दीवारें। तकरीबन हर कैदी को सजा के तौर पर 1 या 2 हफ्ते के लिए तंगो तारीख कोठरी में तनहा रखा जाता था और इस तरह उसके अवसान ठिकाने आ जाते थे और वो वापस आकर पूरी तनदेही से मेहनत करने लगता था। खुशकिस्मती से मैं अभी उस कोठरी में नहीं गया था और मेरा मजमूई रिकॉर्ड निहायत अच्छा जा रहा था। इम्तिहान में कामयाबी के बाद जेलर और दूसरे हुकाम की निगाहों में मेरे लिए एक नरमी आ गई थी। जब मैंने विठल से ये कहा कि मैं आगे भी तालीम जारी रखना चाहता हूँ तो उसने अपना सीना खोल दिया। लाडले, मैं तुझसे यही कहने वाला था, तूने मेरे मुंह की बात छीन ली। अपना टिड्डा भी कमजोर होता जा रहा है। मैं तुझे वकील बनाऊंगा जब तक टिड्डा मर चुका होगा। मतलब वकालत में कितने दिन लग जाएंगे लाडले? कोई 6 साल, मैंने जवाब दिया। उस वक्त तक तो टिड्डा जरूर जिंदा रहेगा, मगर उसे माल पानी ज्यादा देना पड़ेगा, साले की हड्डियां निकल आई हैं। तो तुम राजी हो? मैंने जोश से कहा। मैं राजी, मेरा खुदा राजी लाडले। 1 साल बाद मैंने फर्स्ट ईयर का इम्तहान पास कर लिया। दूसरे साल अभी मैं इम्तहान की तैयारियों में मसरूफ था कि विठल की सजा के दिन पूरे हो गए। जेल में उदासी छा गई। इस दरमियान कई नए कैदी आए, कुछ छूट गए। कांते एक बार बाहर जाकर 6 महीने के बाद फिर अंदर आ गया। विठल ने उसे मार मार कर अधमुआ कर दिया। उसने कोई गलत दाव लगा दिया था। रुखसत के वक्त विठल ने मुझसे वादा लिया कि मैं उसकी अदम मौजूदगी में उदास नहीं होऊंगा और मुसलसल पढ़ता रहूंगा। उसने तमाम कैदी को हुक्म दिया कि मेरा खास ख्याल रखेंगे। अगर किसी से जरा भी शिकायत हुई तो उसके बाहर आने का इंतजार नहीं किया जाएगा, जेल में ही उसको सजा दी जाएगी। विठल के जाने के बाद जेल के मामलात में कोई फर्क नहीं आया, मगर अब
मगर ऐसा महसूस होता था जैसे कोई सरपरस्त दरमियान से उठ गया हो। नसीम मियाँ उसकी नुमाइंदगी जरूर करता था, मगर उसका लहजा और अंदाज बांकों कैसे थे। उसमें वो घन गरज नहीं थी जो विठल में थी। 2 साल में मेरे बाजू हाथ से मजबूत हो गए थे और कद पहाड़ की तरह निकल आया था। दाढ़ी के भूरे भूरे बाल उभरने लगे थे और मस्सों की जगह मूंछों ने ले ली थी। मैंने एफए का इम्तहान दिया और सारी जेलर और पुलिस के दूसरे हुकाम को भी चुका दिया। फिर फर्स्ट डिवीजन में पास हुआ था। विठल हफ्ते में एक बार जरूर मुझसे मिलने आता था। ये खबर सुन के वो बकायदा जेल में आ गया था। इसने खुद को चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार करा लिया था। इसे 3 महीने की सजा हुई। 1.5-2 माह गुजरने के बाद वो फिर वापस चला गया और मैं अपनी तालीम में मसरूफ हो गया। मेरा काम बहुत आसान कर दिया गया था। एफए में मेरी कामयाबी के बाद जेलर का रवैया भी बदल गया था। उसने मुझे क्लर्की का काम सौंप दिया। वो जेल में आने वाले पुलिस के हुकाम के सामने मुझे फहर से पेश करता था। दोपहर को मुझे दफ्तर में बुलाकर अपने घर का पका हुआ खाना खिलाता था। बीए के पहले साल मेरी मार्कशीट देखकर वो पहले तो दंग रह गया, फिर ऐसा जोश में आया कि मुझे अपने घर ले गया। बहुत दिनों के बाद मैंने एक घर देखा। वही बिस्तर, वही अलमारियां, वही आंगन, वही क्लास, वही घड़ा, सब कुछ वही था जो मेरे घर में था। मिर्च, मसालों और कपड़ों की खुशबू सारे घर में रची हुई थी। जब भी घर का ख्याल आता मैं सर झटक के उसे कूड़े में फेंक देता और ये कूड़ा खुद मेरे जिस्म के अंदर था। एक मलबा अंदर जमा हो गया था। यहाँ आके मेरा जी घबराने लगा। जेलर साथ ना होता तो मैं भाग जाता। उसने मुझे अपनी बीवी से मिलवाया। ये है वो कैदी लाडला, इसका नाम जहीर है, मगर जेल में सब इसे लाडला कहते हैं। मैंने घबरा के उसे सलाम किया। उसकी आंखों में वही हैरत थी जो चिड़ियाघर में रीछ के बच्चों को देखकर होती है। रीछ ने सलाम किया, लिहाजा उसका डरना और सहमना लाजम था। उसे जेलर ने जरूर बताया होगा कि मेरी गर्दन पर 3 आदमियों का खून कर्ज है जो मैं ये सख्त सजा काट के उतार रहा हूँ। सलाम का जवाब उसने हिचकिचाहट से दिया। वो सुरमई रंग की एक 35-36 साल की औरत थी। बैठ जाओ। उसके हुक्म में कुछ खौफ शामिल था। मैंने कुछ तामल किया, मगर जेलर ने मुझे कुर्सी पर बिठा दिया। ये एक नया आदमी बन के जेल से जाएगा। वो इफ्तार से बोला, लाडले का रिकॉर्ड भी अच्छा है, मैं इसे जल्द से जल्द रिहा कराने की कोशिश करूंगा। बच्चे कहाँ हैं? औरत दजीदा और मुशाक नजरों से मुझे देख रही थी। मुझे ये सब नया और हैरत अंगेज लग रहा था। किसी औरत को देखे या उसे बात किए हुए एक मुद्दत गुजर गई थी। जेल की कड़ी सजाओं में सबसे सख्त सजा यही है कि मर्द औरतों को नहीं देख पाते। अपनी साड़ी का पल्लू संभाले हुए बाहर चली गई और चंद लम्हों बाद वापस आई तो उसके साथ एक लड़का और 2 लड़कियां थी। उनमें सबसे बड़ी लड़की का रंग सोने का था, दूसरी की उम्र कोरा के बराबर होगी। वो स्त्री के बगैर कपड़े की तरह रस्सी पर लटकी हुई थी। लेकिन बड़ी लड़की एक मुकल्लफ स्त्री की हुई लड़की थी। तीखे नक्शोनिगार, बदन का हर हिस्सा करीने और सलीके से अपनी जगह रखा हुआ था। मुतनासिब, बेदाग, मतवाजन और ताजा लड़का। सबसे छोटा था। लाडली, ये है मेरी बेटी सोनिया, जेलर ने कहा। एफए के आखिरी साल में है और ये है छोटी नटखट बिल्लो। बिमला पढ़ने में इसका जी बिल्कुल नहीं लगता। ये अभी तक 8वीं में है और ये लड़का विनोद 6ठी क्लास में पढ़ता है। मगर ऐसा महसूस होता था जैसे आज वो किसी कातिल को पहली बार देख रहे हैं। ये अभी तक 8वीं में है और ये लड़का विनोद 6ठी क्लास में पढ़ता है। चलो भाई, सब नमस्कार करो लाडले को। सब ने एक साथ हाथ जोड़ लिए, मगर ऐसा महसूस होता था जैसे वो आज किसी कातिल को पहली बार देख रहे हैं। वो सब गुंग थे। अरे तुम सब खामोश क्यों हो? जेलर ने नाराजगी से कहा। लाडले से बातें करो, ये बहुत अच्छा लड़का है। बड़ी मुश्किल से सोनिया के लब खुले और उसने मुझसे बीए में मेरे मज़ामीन के बारे में पूछा। मेरी नजरें झुकी हुई थी और पसीना सा आ रहा था। उसकी आवाज सुरीली थी। कोरा की आवाज मेरे ज़हन में गूंजने लगी। वो इसी तरह ठहर ठहर के संभल संभल के बोलती थी। और अब सोनिया की मानत बड़ी हो गई होगी और बड़ी होके वो कैसी अजीम शान लड़की बन गई होगी। वो तो कुलबतरा की तरह हसीन होगी। मैं तस्वर में उसके हाके बनाता था। मेरी कसमसाहट कम गोई और गुरेज से उनकी झिझक कुछ दूर हुई। वो सब मुझसे तरह तरह के सवाल करने लगे। मेरा घर कहाँ है, मेरी माँ कैसी है, मेरे कितने बहन भाई हैं। जेलर ने मुझसे ऐसी बातें पूछने से मना किया। आदमी को घर की कीमत का पता जेल में चलता है। जेलें शायद इसलिए बनाई गई हैं कि लोग घरों और घर वालों की कदरों मंजिल से आशना हो सके। नसीम मियां कहता था कि बीवी की अहमियत का अंदाजा तवाइफ के पास जाके होता है। उन्होंने मुझे अनानास का शरबत पिलाया और बड़ी हमदर्दी और मोहब्बत से बातें की। मुंह ऐसी गजाएं खाने और कान ऐसी बातें सुनने से नाशना हो गए थे। मैंने उनका शुक्रिया अदा करके जल्द से जल्द वहां से निकल जाना चाहा, लेकिन जेलर ने रोक लिया। जब उन्हें ये यकीन हो गया कि मैं कातिल और कैदी के अलावा एक इंसान भी हूँ, तब कहीं उनका खौफ दूर हुआ। उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता मुझ में दिलचस्पी लेना शुरू की। सोनिया ने सबसे ज्यादा बातें की। थोड़ी देर के लिए मुझे महसूस हुआ जैसे मैं आजाद हो गया हूँ और कोरा के साय से बातें कर रहा हूँ, लेकिन मैं फिर कैद हो गया। अपनी बैरक में आकर मैं खामोश लेटा रहा। नसीब मियां मुझे छेड़ता रहा। मुझे रात भर नींद नहीं आई। कुछ ऐसा लगता रहा कि किसी ने जिस्म को दिया सलाई लगा दी है और वो भड़क उठा है और किसी ने फूंक मार के दबी हुई आग को हवा दे दी है। ये सुर्खी, नसीब मियां ने मेरी आंखें देखकर कहा। मैं से खूब जानता हूँ लाडले साहब, ये कब उभरती है। खुदा की कसम, आपको देखकर बड़ी तसल्ली होती है कि जवानी के दिन जाया नहीं गए।
जो कुछ हो गया वो तो खैर हो गया, पर कोई कसर भी नहीं छोड़ी। यकीन करना, इस उम्र में भी नजरें ठहरती नहीं थी। सुबह कुछ और रंग होता था, शाम को कुछ और जिसम में अंगारे से भरे हुए होते थे, और उस आग में ऐसा लुत्फ आता था कि हर वक्त जलते रहने को जी चाहता था। लाडले मियाँ हम पर जवानी टूट कर आई थी और हमने भी टूट कर उससे प्यार किया था। नसीब मियाँ की बातें आज बहुत दिल को लगी। मुझे भी ऐसी चिंगारियां उभरती महसूस हुई थी, लेकिन मैंने किताबों के बोझ से इन्हें दबा दिया था। जेलर ने मुझे अपने घर ले जाकर बहुत बुरा किया। मैं रात को फिर सलाहों से बाहर सन्नाटा तकता रहा और अपना बिखरा हुआ जिस्म समेटने की कोशिश करता रहा। रात भर मैं कोरा के हिसार में रहा। वो कभी इधर से, कभी उधर से, कभी इस तरफ से, कभी उस तरफ से आती रही। मैं सलाहों से अपना सर फोड़ने और चीखने लगा। बैरक के सारे कैदी जाग गए। नसीब मियाँ मुझे अपने दामन से हवा देने लगा। फिर जेलर के घर में मेरी आमदरफ्त बढ़ गई और सोनिया मुझसे अपने मज़ामीन और किताबों के बारे में मशवरे करने लगी। ये देखकर जेलर ने मुझसे सोनिया को पढ़ाने की बाकायदा फरमाइश कर दी। मैं रोजाना 2 घंटे उसके घर में बैठा सोनिया को पढ़ाता रहता। सारे घर वाले मेरा एहतराम करने लगे। ये एहतराम रफ्ता रफ्ता ऐसे ताल्लुक में बदल गया जो अजीजों को अजीजों से होता है। वो अच्छे नंबरों से पास होती और बीए में आ गई। मैंने बीए में फर्स्ट डिवीजन हासिल की थी। संजीदा, मुतय्यन और हसीन सोनिया बड़े इनहमाक से पढ़ती थी। हम दोनों में तालीमी मौज़ूआत के सिवा दूसरी बातें कम ही होती थी। मैं जब दोपहर को वहां जाता तो वो कमरे में बैठी मेरा इंतजार कर रही होती और जब मैं वापस होता तो मुझे दरवाजे तक छोड़ने आती। मैं रोज उसकी सूंधी सूंधी खुशबू सूंघता था। उसकी बड़ी बड़ी आंखों से मेरी आंखें टकरा जाती तो वो कुछ लर्ज के अपनी लंबी और घनी पलकें झुका लेती। उसकी मतानत में एक लर्जिश सी पैदा हो जाती, मगर वो फौरन अपनी किताबों की तरफ मुतवज्जो हो जाती। शुरू शुरू में सोनिया की माँ हम दोनों से कुछ दूर बैठी अपना काम करती रहती थी, फिर उसने इसकी भी जरूरत नहीं समझी। मैं 1.5 साल तक बिला नागा वहां जाता रहा। अब मैं एमए की तैयारी कर रहा था। बिठल को ये मालूम था कि मैं वकालत का इम्तहान दे रहा हूँ। वो छोटी मोटी चोरियां करके 1-2 महीने के लिए मेरे पास रहने आ जाया करता था। मैं जेल में जिस तरफ से भी गुजर जाता लोग मेरा हाल पूछते, सलाम करते। हर तरफ लाडले मियाँ, लाडले साहब की ही आवाजें सुनाई देती थी। जिससे नसीम मियाँ को रिहाई मिली वो मेरे गले लग कर बहुत रोया। मैं बाहर आपका इंतजार करूंगा लाडले साहब। वो जो हर वक्त शोखियां करता और फुलझड़ियां छोड़ता रहता था, मुझसे रुखसत होते वक्त बहुत उदास था। जेल के बहुत से साथी चले गए, लेकिन ये तो जेल थी, कैदियों का बाजार। जेल की दुकान हर वक्त खुली रहती है। आने वालों को इसके दरवाजे कभी मायूस नहीं करते, मगर वापसी के लिए यही दरवाजे बड़े तंग हो जाते हैं। नसीम मियाँ भी चला गया। उसके जाने से जेल खाली खाली मालूम होने लगी। नए पंछी आ गए। पुराने कैदियों में मेरे सिवा चंद ही कैदी और रह गए थे। 4.5 साल गुजर गए और एक दिन सोनिया ने मुझसे कहा कि जेलर का तबादला हो गया, अब वो लोग जल्द ही यहाँ से कहीं और चले जाएंगे। ये खबर सुनाते हुए सोनिया की आवाज भरा रही थी। मैंने कुछ नहीं कहा, कोई तबसरा नहीं किया। मेरी जुबान को ताला लग गया। मैंने अपनी रेगजार आंखों से उसे देखा। उसकी घनेरी पलकों पर आंसू झिलमिला रहे थे। मेरा दिल सुन हो गया। हम यहाँ से शहर चले जाएंगे। पिताजी कह रहे थे कि आपकी सजा के दिन पूरे होने वाले हैं। उसने उंगलियों से अपने दराज गेसों के लच्छे बनाते हुए आहिस्तगी से कहा, आप वहां तो आएंगे ना? हाँ, मैंने लर्जीदा आवाज में कहा। आप सीधे वहीं आइएगा? उसने सरगोशी की। हाँ। मैं इसके सिवा यहाँ से छूटने के बाद आप क्या करेंगे? कुछ नहीं मालूम, मैंने सर दाह भरकर जवाब दिया। पिताजी कहते थे कि वो आपकी मदद करेंगे, वो आपका बहुत जिक्र करते हैं। आप आएंगे ना? वो अटक अटक कर बोली। आप कब जाएंगी? मैंने अपनी आवाज मजबूत बनाने की कोशिश की। 3-4 रोज में, उसने उदासी से जवाब दिया। हम दोनों देर तक चुपचाप बैठे रहे, ना कोई सवाल ना कोई जवाब। उसकी माँ ने हमें आकर चौंकाया। सोनिया ने हड़बड़ाकर आंसू खुशक किए और किताबों की तरफ मुतवज्जो हो गई। उसकी माँ मेरा हाल पूछती रही। सयाद का हाल पूछ रहा था। पुराना जेलर चला गया, नया जेलर आ गया। नया जेलर बहुत दरश्त आदमी था। उसके आने के बाद जेल में सख्त अहकाम जारी हुए। कैदियों में सरासिंगी फैल गई। वैद, हंटर, कोड़े बरसने लगे। हालांकि मेरे मुतल्लक पुराना जेलर इसे खामोश कर गया था। मेरा सबका रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा था, मगर वो आदमी तबीयत का जल्लाद था, जेल के लिए इंतहाई मौजू। विठल के ग्रोह के लोगों का भी उसने नाटका बंद कर दिया। कैदियों को बैरक के बाहर मिलने जुलने पर पाबंदी आयद कर दी थी। मुझसे एक लड़की का काम छीन लिया गया और मुझे दोबारा मुशक्कत पर लगा दिया गया। दिन में कई वक्त जेल के हुकाम मायने के लिए आए और नए नए अहकाम सादर कर दिए जाते। विठल, शूली, कांते, जग्गू, लैला, साटे, नसीब मियाँ और बहुत से दूसरे साथियों के जाने से जेल यूं भी उजड़ गई थी। नया जेलर आ गया था, सारा नक्शा ही पलट गया। फिर सोनिया भी चलेगी। जेल में जो चंद घंटे आजादी के मिल जाते थे वो भी खत्म हो गए। घर गया, कोरा गई, सब चला जाए। ये जो कुछ बाकी है ये भी क्यों है? मुझे बाज़ औक़ात खुद पर हैरत होती कि मैं क्यों बाकी हूँ।
میرے باقی رہنے کی اب کون سی ضرورت ہے؟ جیل میں سختی کے اس زمانے میں ایک نیا قیدی داخل ہوا. وہ مجھے بیرک کے باہر نظر آیا تھا. میں نے اسے پہچان لیا لیکن وہ مجھے شناخت نہیں کر پایا کیونکہ میرا قد اونٹ کی طرح لمبا اور جسم گھوڑے کی طرح پھیل گیا تھا. میرے گالوں پر بھوری سی داڑھی تھی اور مونچھوں سے چہرہ اور بھی بدل گیا تھا. سنتریوں کا پہرا سخت تھا مگر میں اس کے قریب پہنچ گیا اور جاتے ہی میں نے اس کی گردن پر وار کیا. وہ فوراً گر پڑا. میں اس پر چڑھ کے اس کا نرخرا دبانے لگا. سنتریوں اور دوسرے قیدیوں نے اسے میرے پنجے سے نجات دلائی. سب حیران تھے کہ آج یہ مجھے کیا ہو گیا ہے. اسے دیکھ کر میری آنکھوں میں خون اتر آیا تھا. میرے غیظ و غضب کی ایسی کیفیت قیدیوں نے کبھی نہیں دیکھی تھی. کئی آدمیوں نے مجھے پکڑا لیکن میں ان سب سے آزاد ہو کر اس پر پل پڑا. وہ میری گرفت میں آتے آتے رہ گیا اور میدان میں ادھر ادھر بھاگنے اور شور مچانے لگا. پیچھے پیچھے سنتری دوڑ رہے تھے. انہوں نے سنگینیں تان لی تھی مگر وہ میرے پیروں پر گر گیا. میں تمہیں پہچان گیا. مجھے معاف کر دو, مجھے معاف کر دو. اس نے گگیا گگیا کر کہا, تمہیں اپنی ماں اور بہن کی قسم مجھے معاف کر دو. میں نے اپنے مضبوط پیروں سے اس پر ٹھوکر ماری. میں تجھے نہیں چھوڑوں گا کمینے, میں نے پھنکارتے ہوئے کہا. سنتریوں نے مجھے پکڑ لیا تھا. اس کے باوجود وہ میرے پیروں پر سر رکھ کر گڑ گڑا کر معافی مانگ رہا تھا. وہ کریم گل تھا, وہ ظالم کریم گل جس نے اپنی چچی کے ساتھ مل کر کورا کو بیچنے کا منصوبہ بنایا تھا. سنتری مجھے پکڑ نہ لیتے تو میں وہیں اس کا کام تمام کر دیتا. وہ کہاں ہے؟ میری گر سے وہ لرز لرز گیا. کون؟ اس کی کانپتی ہوئی آواز نکلی. وہی جسے تو نے سچی بھی اس حرام زادے کے ہاتھوں فروخت کر دینا چاہتا تھا. کمینے مجھے بتا دے وہ کہاں ہے ورنہ میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا. خدا کی قسم مجھے کچھ نہیں معلوم, وہ عاجزی سے بولا. سنتری مجھے پکڑ کر ایک طرف لے گئی. کچھ میرے پرانے ریکارڈ کا اثر تھا کہ انہوں نے صرف تنبیہ کر کے مجھے چھوڑ دیا, لیکن جیسے ہی میں ان کی گرفت سے آزاد ہوا میں نے کریم گل کی گردن دبوچ لی. مجھے سب کچھ صاف صاف بتاؤ. سنتریوں نے مجھے دوبارہ پکڑ کے جیلر کی خدمت میں پیش کر دیا اور جیلر نے کسی تاخیر کے بغیر مجھے ایک ہفتے کی قید تنہائی سے نواز دیا. مجھے ایک تنگ و تاریک کوٹری میں بند کر دیا گیا. ایک ہفتہ سزا کاٹنے کے بعد جب میں اپنی بیرک میں واپس آیا تو وہاں وٹھل پہلے سے موجود تھا. لاڈلے, اس نے مجھے اپنی آغوش میں سمیٹ لیا. جانی یہ تجھے کیا ہو گیا؟ تو اب پڑھ لکھ گیا ہے. تیرا ہاتھ سن کر مجھے فوراً یہاں آنا پڑا. میری خاموشی پر اس نے بتایا کہ اسے کریم گل کی زبانی سارا حال معلوم ہو گیا ہے. کون تھی وہ لاڈلے؟ تیرے لیے تو میں آسمان سے پری اتار لاؤں گا. جیلوں میں آدھے سے زیادہ قیدی عورتوں کی وجہ سے آتے ہیں. انہیں بہت چھپایا لاڈلے, مجھے بتا تو صحیح وہ کون تھی اور کہاں ہے؟ مجھے کیا معلوم اب وہ کہاں ہے, میں نے تلخی سے کہا. تو اتنی عمر میں سے کہاں سے لایا تھا اور تیرا ارادہ کیا تھا؟ کیا تو پاگل ہو گیا تھا؟ مجھ سے کچھ مت بولو, میں نے اشتعال میں کہا. میں جانتا ہوں لاڈلے. اور میری کمر پر ہاتھ رکھ کے بولا, تیرے ساتھ کیا گزری ہے, پر وہ کہتا ہے کہ اس کی نیت بری ضرور تھی لیکن اس کے بعد اسے کچھ نہیں معلوم. جھوٹ بکتا ہے. وہ جھوٹ نہیں بول سکتا. یہاں اس کی میرے مریدوں نے جس طرح خاطر کی ہے اس میں آدمی جھوٹ نہیں بول سکتا. میٹر کی زبانی معلوم ہوا کہ ایک رات بیرک میں اس کے آدمیوں نے ایک ساتھ اسے اتنا مارا کہ وہ لہو لہان ہو گیا. بیرک کے سارے قیدیوں کو سزائیں ملی, ان کی کمر ننگی کر کے کوڑے برسائے گئے مگر انہوں نے اف تک نہیں کی. انہوں نے میرا انتقام لے لیا تھا. میٹل نے اسے میرے پیروں پر لا ڈالا. کریم گل نے اعتراف کر لیا تھا کہ میرے ہوٹل سے فرار ہونے کے بعد اس کے آدمیوں نے ٹیکسی میں میرا تعاقب کیا تھا کیونکہ اسے یقین تھا کہ کورا میری بہن نہیں ہے, لیکن راستے میں ٹیکسی نظروں سے اوجھل ہوگی. اس کے بعد اس نے کچھ نہیں کیا. پھر وہ کون لوگ تھے جو ہمارا پیچھا کرتے کرتے دریا کے کنارے تک پہنچ گئے؟ کریم گل اسے زیادہ نہیں بتا سکا. وہ اب بھی ایک لڑکی کے اغوا کے جرم میں سزا کٹنے آیا ہوا تھا. یقیناً کوئی اور لوگ تھے جو ہم پر نظر رکھے ہوئے تھے. ممکن ہے ٹیکسی والا ہی مشکوک ہو گیا ہو. ممکن ہے وہ سچی بھی اس کے شوہر کے زر خرید گنڈے ہوں. کریم گل نے بتایا کہ ہوٹل والوں کو یہ خبر ہوگی تھی کہ میں نے 2 بدماشوں اور ایک کانسٹیبل کو قتل کر دیا ہے, مگر انہوں نے میرے بارے میں پولیس کو کچھ بتانے کے بجائے خاموش رہنے میں, کیونکہ اس طرح ان کا ہوٹل بدنام ہونے اور پولیس کی نظروں میں آنے کا خدشہ بھی تھا. وٹھل 2 مہینے کی سزا کاٹنے کے بعد مجھے سمجھا بجھا کے باہر چلا گیا. کریم گل اب دن رات میری خدمت میں لگا رہتا تھا. کبھی وہ میرے پاؤں دباتا, سر کی مالش کرنے لگتا, کبھی میرے قریب بیٹھ کر مجھے تکتا رہتا. میں نے بڑی مشکل سے جھڑک کر اپنا پیچھا چھڑایا. کریم گل کے واقعے سے جیل کے حکام کی نظروں میں میری جو ساکھ خراب ہو گئی تھی وہ ایم.اے سال اول کے امتحان میں کامیابی کے بعد کچھ بحال ہو گئی. نیا جیلر بھی حکام دیتے دیتے تھک گیا تھا. جیل کا پہیہ پھر اپنی رفتار سے چلنے لگا. قیدی آتے رہے اور اپنے جرائم کا جزیہ ادا کر کے واپس جاتے رہے. 6 سال میں جیل کے اندر میں نے رنگ رنگ کے چہرے دیکھے. جیل میں بھی درجے ہوتے ہیں, چھوٹا قیدی, بڑا قیدی, کمزور قیدی, طاقتور قیدی, کالا قیدی, گورا قیدی. وٹھل اس کے آدمیوں نے مجھے جیل میں رہنے کا سلیقہ سکھایا. جیل کے باہر بھی طاقت کی ضرورت ہوتی ہے اور جیل کے اندر بھی. کتابوں سے زیادہ میں نے ان سے پڑھا اور ان سے زیادہ خود سے پڑھا کہ میں اتنی طویل مدت کے بعد بھی خود کو بھلا نہ سکا. خود میری کورا تھی. ان 6 سال میں کوئی ایسا لمحہ نہیں گزرا جب وہ مجھ سے دور رہی ہو. میں جیل میں قید تھا, وہ میرے سینے میں قید تھی. میں ایم اے کے دوسرے سال کی تیاری کر رہا تھا کہ جیل میں ایک
नया कैदी वारिद हुआ। वो 24-25 साल का एक तनुमत शख्स था। उसके चेहरे से शराफत टपकती थी। वो किसी से बात नहीं करता था, ना किसी की सुनता था, बस खामोश और उदास रहता था।